नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि पिछले 2 दिनों से हम राग भैरव पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में भी हम राग भैरव पर ही चर्चा करेंगे और आज हम राग भैरव में विलंबित ख्यालिस पर विशेष जानकारी आप सभी को देंगे। बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी HOD हैं भारती कॉलेज के संगीत विभाग में। नित्य प्रति इनकी यही कोशिश है कि आप सब तक संगीत की सामग्री उपलब्ध कराएं। बताना चाहेंगे ये पंडित शंकरनाथ पाटिल और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की शिष्या हैं। कई छात्र छात्राएं इनसे संगीत के गुण सीख रहे हैं और आज इनके छात्र छात्राएं ऊंची चोटी पर, ऊंचे शिखर पर नज़र आ रहे हैं। इनकी भी यही कोशिश है कि इनके छात्र छात्राएं जो हैं खूब नाम कमाएं। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से तबले पर इनका साथ देंगे लाल बाबू राय जी, जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं, और तानपुरे पर हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, गगनजीत कौर और लाल बाबू राय जी का। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी इस श्रृंखला में हम राग भैरव की बंदिशों को सीख रहे हैं, तो इसी कड़ी में जो है आज हम विलंबित रचना, जिसे हम बड़ा ख्याल भी कहते हैं, उसको सीखेंगे। विलंबित रचना जो है ये क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं, जिस पुस्तक में जो संग्रहित किया है जो बंदिशों को, वो हैं पंडित भातखंडे। पंडित भातखंडे जी का नाम बहुत ही श्रद्धा से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में के विद्यार्थियों के द्वारा, संगीतज्ञों के द्वारा दिया जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी हम पंडित भातखंडे जी के बारे में पहले जानेंगे कि पंडित भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त जो है 1860 में बम्बई में हुआ था। उसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं। मुंबई के एक गांव है बालकेश्वर गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति रुझान था और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता जो थी वो उनकी प्रथम गुरु रहीं। तो संगीत के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और आगे चलकर इन्होंने वकालत जो है उसकी डिग्री हासिल की। परंतु संगीत के प्रति जो इनका रुझान था वो शुरू से ही जो इनका था वो उनको छोड़ नहीं रहा था और उन्होंने जो है आगे चलकर सोचा कि संगीत में ही कुछ किया जाए। तो इन्होंने सांगीतिक यात्राएं की। इन्होंने बहुत जगह जो है ट्रैवल किया, बहुत जगह अलग अलग जगहों पर गए, उत्तर भारत में सब जगह गए और वहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों से इनका संपर्क रहा और उनको सुनकर उनकी जो बंदिशें हैं उनको इन्होंने जो है लिपिबद्ध किया और संग्रहित करके जो है हमें जो आज क्रमिक पुस्तक मालिका, ये पुस्तक जो है इसके भाग 1 से लेके जो है भाग 6 तक इसकी जो कड़ियाँ हैं वो एक ऐसा ख़जाना है जिसमें कि इतनी बंदिशें हैं और इतनी खूबसूरत बंदिशें हैं, परंपरागत बंदिशें भी हैं और जो उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर जो विद्वानों से इसको संग्रहित किया उसका संकलन है। तो ये उनका एक बहुत बहुत बड़ा जो एक हमारे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र को जो योगदान था, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत जो है हम उनके नतमस्तक हैं। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें कि हम कह सकते हैं श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम, जिसका कि मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, क्रमिक पुस्तक मालिका तो है ही है, और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ये पुस्तक जो है 4 भागों में उन्होंने जो लिखी है। ऐसा है कि ये पुस्तक जो थी ये मराठी में लिखी गई थी और आगे चलकर उसका हिंदी में अनुवाद हुआ। तो इसमें उस समय या उससे थोड़े पहले का जो संगीत है उसके बारे में पूरी जानकारी उसमें दी गई कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है क्या और इस पद्धति में क्या क्या चीज़ें ख़ास हैं। तो ये सब इसमें दिया हुआ। भातखंडे जी की पुस्तकों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो अभिनव राग मंजरी, श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम और लक्ष्य संगीत, क्रमिक पुस्तक मालिका, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ऐसी बहुत सी पुस्तकें। हिंदुस्तानी द कंपैरेटिव स्टडी जो है ये भी एक हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। वहाँ पर इन्होंने जो है अलग अलग तरह के संगीत, जिसमें कि कर्नाटक भी है, वेस्टर्न के
जो म्यूजिशियंस हैं उनके बारे में भी बताया है। तो बहुत उनका जो कार्य है वो जितना उसको गिना जाए वो कम है। तो यहाँ मैं इसलिए आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये जो हम बंदिश गा रहे हैं ये क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 में दिया गया और इसका जो है जो यदि उन्होंने इसका संकलन नहीं किया होता तो हमें आज ये बंदिश नहीं मिली होती। तो एक और बात कि ये कुछ बंदिशों में आप इनको चतुर पंडित के नाम से भी जाना, तो चतुर कहे या इस तरह से इन्होंने चतुर पंडित अपना उपनाम बनाया और विष्णु शर्मा के नाम से भी इन्होंने बंदिशें लिखी। वैसे इनका विष्णु नारायण भातखंडे ये इनका नाम पूरा नाम ये था, तो विष्णु शर्मा के नाम से भी इन्होंने बंदिशें लिखी हैं। और इनके द्वारा जो दो मुख्य बातें जो हैं, ये तो सब इनका योगदान है ही है, दो मुख्य बातें हैं वो है एक दशविध ठाट पद्धति, ये इनकी बहुत बड़ी एक देन है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत से राग थे हिंदुस्तानी संगीत में जिनको याद कर पाना या हम जिनकी जो रचना है या स्वरूप है उसको याद कर पाना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में इन्होंने ये दशविध ठाट पद्धति यानी 10 ठाटों के अंतर्गत जो है इन्होंने सभी रागों को इन्होंने बांट दिया या कहा जाए कि उनको ये ठाट प्रदान कर दिए गए। तो वो एक विद्यार्थी के लिए या संगीत मर्मज्ञों के लिए बहुत ही आसान हो गया क्योंकि 10 जो ठाट हैं वो आप अपनी 10 उंगलियों पर उनको गिन सकते हैं। तो इन ठाटों को याद कर पाना जो है वो बहुत सरल हो गया है। तो उसमें यदि हम कहते हैं काफ़ी राग की बात करते हैं, हम कहते हैं काफ़ी ठाट के अंतर्गत डालो क्योंकि इसके स्वर ये दिख रहे हैं। तो बहुत से इस प्रकार के जो एक समस्याओं का जो एक को फेस करना पड़ता था संगीत के विद्यार्थियों को, वो लगभग ख़त्म सी हो गई। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल ज़रूर होते हैं कि कुछ ऐसे राग होते हैं जो कि किसी हम जिस ठाट में उन्होंने उसको डाला है वो उस ठाट में दूसरे ठाट में भी नज़र आते हैं। तो ये कुछ उसका भी कोई कारण है, जब किसी भी राग को जाने तो डिटेल में जब उसकी स्टडी करें तो उसका कारण भी समझ में आता है। लेकिन जो मेन बात थी कि 10 ठाट पद्धति में जो है ठाट आपको 10 ठाट दे दिए गए हैं जो याद हो सकते हैं आसानी से, और जितने भी राग हैं उनको उन ठाटों में डाल दिया गया। तो रागों में जो आरोह अवरोह में जो हम स्वरूप देखते हैं किसी भी राग का, हम देखते हैं कि कौन सा स्वर कोमल है, कौन सा तीव्र है या कौन सा शुद्ध है, उसके आधार पर हम उस राग को अमुक ठाट में डाल सकते हैं। तो याद करना भी आसान हो गया है, कन्फ्यूजन नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी कि बहुत से रागों को एट अ टाइम जो है हम उसकी रचना जो है या उसके आरोह अवरोह को हम याद कर सकते थे कि वो किस ठाट का है, किस कैटेगरी का है। तो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है उनके द्वारा जो है ये किया गया। और इसके अलावा भातखंडे स्वर लिपि पद्धति ये भी जो है भातखंडे जी की देन है, जिसमें कि स्वरों को जो हम गा रहे हैं उसको लिपिबद्ध यानी उसको लिखा कैसे गया, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट था। कि जैसे कि शुद्ध स्वरों के लिए कोई साइन उन्होंने नहीं दिया, कोमल स्वरों के लिए स्वर के नीचे लेटी हुई रेखा, और तीव्र के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, सम के लिए क्रॉस का साइन, खाली के लिए ज़ीरो का साइन। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो स्वरलिपि पद्धति जो उन्होंने बनाई, जो उनकी देन है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को, वो एक ऐसी देन है कि आज भी विद्यार्थी जब पुस्तक को खोलते हैं तो नोटेशन जैसे कहते हैं या स्वरलिपि कहते हैं, बहुत ही आसान हो गई है, जिससे कि बंदिशों को पढ़ा जा सकता है, उनको याद किया जा सकता है। हम किसी बंदिश को या हमने जब गाया हो तो यदि हम उसको 2 साल या 3 साल के बाद यदि कोई विद्यार्थी उसको खोल के देखता है तो नोटेशन से वो उसको पढ़ सकता है, या हम उसकी नोटेशन उस वक्त बना लें। हम किसी को गाना गाते हुए सुनते हैं और उसकी नोटेशन हम लिख लेते हैं, इसका मतलब हमने जो वो जो गा रहा है उसको हमने स्वर लिपिबद्ध कर लिया। तो ये क्योंकि उससे साइंस के द्वारा ये पॉसिबल हो सका, यानी उसके जो चिन्ह थे उसके द्वारा ये पॉसिबल हो सका। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी देन है। तो ये तो मैंने एक बहुत ही संक्षेप में जो है पंडित भातखंडे जी के द्वारा जो योगदान संगीत जगत को, हिंदुस्तानी संगीत जगत को रहा, उसके बारे में बताया। हमारा ये विषय नहीं था, लेकिन क्योंकि हम ये बंदिश जो है क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 से हमने ली है, तो ये हमारा
एक ये आवश्यक है कि किसके द्वारा रचित ये पुस्तक है, और ऐसा इन बंदिशों में जो हम कहते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बंदिशों में जो सही सी बात यदि ये संग्रह नहीं किया जाता तो हमें आज बंदिशें हमें अवेलेबल ही नहीं होती। तो बंदिशों की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे लिए इतना बड़ा वरदान है कि हम कहीं भी हो, लोग देश विदेश में भी लोग रहते हैं और इन बंदिशों को सिर्फ इस नोटेशन के आधार पर जो है इसको गा बजा सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम राग भैरव की विलंबित रचना यानी बड़ा ख्याल जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बोलों को देखते हैं। स्थाई के बोल हैं, बालमवा मोरे सैया सदा रंगीले रे। अंतरा है, हूँ तो तुम बिन तरस गईली, दरस बेगी बताओ ले हो बलैया। तो जो साहित्य बताता है कि श्रृंगार का जो है इसमें रस है, प्रेम का रस है, और अर्थ आपके बिल्कुल सामने है। बालमवा मोरे सैया कि प्रियसी जो है, नायिका जो है अपने नायक को जो है वो याद करते हुए कह रही है, उनको याद करी और कहती है, हूँ तो तुम बिन तरस गईली, मैं तो तुम्हारे बिना तरस गई हूँ। दरस बेगी बताओ ले हो बलैया। दरस यानी अपने दर्शन, आपके दर्शन कब होंगे, हम कहते हैं कि आप कब आएंगे। बेगी, बेगी शब्द मतलब जल्दी, जल्दी आप जो है उनको बताओ, जल्दी बताओ ले हो बलैया, कि उनको ये बताओ, मेरे प्रिय को ये बताओ कि मैं उनके दर्शन के बिना तरस गई हूँ, और ऐसा बताओ कि मैं उनकी बलैया लेना चाहती हूँ। क्योंकि साहित्य को भी जानना बहुत आवश्यक है, और साहित्य ये ज़रूरी नहीं कि एक ही रस को लेके चला जाए, चाहे वो करुण रस हो, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो वीर रस हो। रस बहुत से हैं और उनमें भी अलग अलग तरह के भाव हैं। हर बंदिश भक्ति रस से ओतप्रोत नहीं हो सकती, हर बंदिश श्रृंगार रस से नहीं हो सकती। राग वही है, राग भैरव है, जिसमें कि हमने इससे पहले जो बंदिशें ली हैं उनका अर्थ, उनका रस बिल्कुल अलग था, ये बंदिश बिल्कुल अलग है। तो साहित्य को जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं कि बंदिश किस ताल में निबद्ध है। बंदिश जो है वो 3 ताल में निबद्ध है, और 3 ताल में हम पहले बराबर की 3 ताल ले सकते हैं, उसके बाद हम उसको स्पीड और कम करके हम 32 की 3 ताल ले सकते हैं। 32 मतलब 16 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी उसकी स्पीड दुगनी कम कर दें, तो वो 32 बन जाती। तो पहले हम 3 ताल को एक बार फिर से देखते हैं। 3 ताल के क्या बोल हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो आप देखिए स्पीड यहाँ पर कम है। हम जब विलंबित रचना गाते हैं तो स्पीड का कम होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपने आलाप जो हैं उसमें फ़िट कर पाएंगे, तभी हम अपनी जो ताने जो पलटे हैं वो भी उसमें फ़िट कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम लय को अपना कम रखें, नहीं तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा मध्य लय और द्रुत लय में। तो विलंबित जो है वो मध्य और द्रुत से हटकर है, उससे भी स्लो है। तो हम इसको थोड़ा और स्लो करके पहले देख लेते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो एक बात मैं बताना भूल गई कि इस बंदिश में सदा रंगीले शब्द आया है। इसका मतलब ये सदारंग जी की बंदिश है, क्योंकि उन्होंने अपनी बंदिशों में सदा रंगीले इस नाम का जो है प्रयोग किया है। और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे, तो इनकी बंदिशों में कई बार मोहम्मद शाह रंगीले आते हैं, इस उनके नाम का प्रयोग किया था। और सदा रंगीले मोहम्मद शाह, इस तरह प्रकार से भी प्रयोग होता है। तो ये भी देखें कि बंदिश किन की है। अब हम बंदिश को थोड़ा गा कर देखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे आपको उसकी स्वर लिपि बताएंगे।
क्योंकि आप उसको गाकर साथ साथ देखें तो बंदिश आपको आसानी से सहज रूप से आपको याद हो जाएगी। यहाँ पर हम बंदिश को बिल्कुल बराबर की 3 ताल में गा रहे हैं। आरंभ करने से पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में आलाप को लिया जाता है। बंदिश जो है मध्यम से शुरू हो रही है। यहाँ पर जो है इस बंदिश में मुखड़ा जो है वो 4 मात्रा का है और वा पर जो है वो सम है। तो सम पर आप अक्सर देखिए कि एक अलग तरह का जोर लगता है स्वर पर भी और शब्द या अक्षर पर भी जो सम में है। तो इस प्रकार से 4 मात्रा का मुखड़ा है। हमने बराबर की 3 ताल में इसको गाया है, बराबर की 3 ताल में, यानी साथ साथ धा धिन धिन धा धा, इस तरह से बराबर की लय में इसको चल रहा है। अब हम इसी बंदिश को जो है 32 में गाते हैं, यानी स्पीड हमने हाफ कर दी है। कैसे? बत्तीस में
तो ये 32 में इसलिए बताई क्योंकि 32 में जब हम विलंबित ख्याल गाते हैं तो नेचुरली जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए। स्पीड कम होने पे हमें अपना जो आलाप है वो करने में बहुत सुगमता होती है। यही तो अंतर है। नहीं तो यदि स्पीड फास्ट होगी तो वो ख्याल मध्य लय का हो जाएगा या हम कहेंगे द्रुत लय का हो जाएगा। तो स्पीड का बहुत ज़्यादा जो हमें ध्यान देना है, और क्योंकि स्पीड का ध्यान देना है साथ में कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। जो जैसे हम कहते हैं 16 मात्रा की तो स्पीड हाफ करी तो उसके 32 में हो गया, यानी वो यदि हम 16 मात्रा की 2 आवर्तन 2 सर्कल्स लेते हैं उसके इक्विवेलेंट होगा जो 32 मात्रा का एक सर्कल है। तो क्योंकि यहाँ पर जो स्थाई है ये 16 मात्रा की पहली पंक्ति और 16 मात्रा की दूसरी पंक्ति, 2 पंक्तियों में स्थाई है और स्थाई को एक साथ गाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम 32 मात्रा में इस बंदिश को गा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप इसको अभी सीख रहे हैं तो पहले बराबर की 16 मात्रा में इस बंदिश को गाइए। अब इसकी मैं स्थाई की आपको नोटेशन यानी स्वर लिपि बताती हूँ। पहले एक बार गाती हूँ बंदिश को, उसके बाद स्वर लिपि, क्योंकि स्वर लिपि के बिना जो है वो उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। बालम फिर से देखिए बंदिश हम गा रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो स्वर लिपि में तो हम स्वरों को गा रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ गा रहे हैं, लेकिन स्वरों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, हम इसको यदि इस प्रकार से गाते हैं मा गा मा पा पा धा पा मा पा धा धा पा मा पा मा गा मा रे रे सा। तो इस प्रकार से खड़ा खड़ा नहीं गाना, हमने उसको लाग से लेना, यानी एक स्वर जैसे करते हैं कि फ्लोट कर रहे हैं स्वर जो है, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कड़ी की तौर पे। हम उसको उस लाग से उस तरह से हम जब उसको कहते हैं ना एक जैसे स्वर फ्लोट करते हैं, तैर रहे हैं, इस प्रकार से स्वरों को जब लें तो वो एक बंदिश में भी शब्दों का जो गुथाव है उसको वो सही तरीके से रख सकता है।
क्योंकि जब हम स्वरों को नहीं करेंगे तो बंदिशों का जो शब्द है उसकी गुथाव को भी हम उस तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। तो ये ध्यान रहे कि नोटेशन आपको आराम आराम से बताने का यही एक मकसद है कि आपको उसकी धुन जो कहा जाए या हम कहें कि ट्यून उसकी जो है बंदिश की वो तो आए, लेकिन स्वर भी आपको पता चले, साथ साथ ये पता चले कि कैसे एक स्वर दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है कड़ी के तौर पे। तो पुनः अब हम पहली पंक्ति को गाते हैं और उसकी स्वर लिपि साथ में गाते हैं, फिर हम दूसरी पंक्ति पर आएंगे, फिर उसकी स्वर लिपि, ताकि आप साथ साथ इसको गा सकें और इसको याद कर सकें। उम्मीद करते हैं कि स्थाई आपको समझ भी आई होगी और आप साथ साथ स्वरलिपि को जानते हुए साथ साथ इसको गा भी सकते हैं। हम इसके अगले भाग में इसके अंतरे को लेंगे और एक बार पूरी तरीके से पुनः बंदिश को गाएंगे।
इसी बंदिश के अंतरे को लेते हैं। इसके बोल हैं, हूँ तो तुम बिन तरस गईली, दरस बेगी बताओ ले हो पलैया। जब हम स्थाई गाते हैं, स्थाई में आलाप लेते हुए हम उसको तार सप्तक के सा पर जो है वहाँ पर छोड़ते हैं और फिर हम जो है अंतरे के मुखड़े को उठाते हैं। हूँ तो तुम बिन विलंबित तीन ताल की। अब विलंबित ख्याल को कैसे गाया जाए, कैसे इसमें आलाप लिया जाए, कैसे इसमें ताने ली जाए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि बंदिश तो हमें याद हो गई, बंदिश तो हम बार बार उसको अभ्यास करके उसको याद कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो हम जो स्वर संगतियाँ हैं उसको हम उसी तरीके से गाएं, चाहे हम उसमें शब्दों को डाल रहे हैं, बोलों को डाल रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से गाएं जिस तरीके से उस राग में प्रयुक्त है। जैसे कि गा मा दा 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 नी नी सा, तो यहाँ पर धैवत तो ले रहे हैं लेकिन उसमें निषाद का कर्ण लगा हुआ है, तो ये जो है भैरव में नहीं लेना चाहिए। गा मा दा दा पदा, पंचम से धैवत पर जो है पंचम का कर्ण पंचम से छूता हुआ धैवत आता है, उसके लाग से लगता है। तो ये बात जो मैंने आपसे कही, गा मा धा धा नी नी सा, इस प्रकार से बिल्कुल अलग अलग स्वरों को नहीं गाना चाहिए।
क्योंकि ये जो चीज़ है ग म रे, अब देखिए मेरा मध्यम जो है वो कंपित हो रहा है, उसमें कुछ आंदोलन या वाइब्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक इसका स्टाइल है गाने का। ग म रे, एक छोटी सी मुर्की उसमें लिए। क्यों? मुर्की क्या चीज़ होती है? मुर्की मतलब जब हम एक स्वर को हम कुछ ऐसा कंपन दें तो उस कंपन की हालांकि नोटेशन नहीं हो सकती, स्वरलिपि नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने आगे पीछे के स्वरों को थोड़ा सा छूता हुआ आता है, उसको साथ लेते वो चलता है। तो ऐसे कंपन को, ऐसे आवाज़ में जो एक आंदोलन या वाइब्रेशन जो दी जाती है उसको मुर्की कहा जाता है। तो ग म रे, ग म, मध्यम जो है म, इसकी नोटेशन होना तो मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, हम साइंस में देखते हैं कि हम पत्ते को देखते हैं तो पत्ते का हालांकि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ और उसके अंदर नज़र आती चीज़ें हैं, और हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो और भी अधिक चीज़ें गुणता से नज़र आती है। लेकिन जब हम गा रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से देखेंगे? परफॉर्मिंग इसमें है, जब गा रहे हैं तो उसको हम आवाज़ को इस प्रकार से तो नहीं देख सकते जिस प्रकार से माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। हम उसमें यही कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ में एक विशेष कंपन है। हालांकि फिज़िक्स की बात अलग है, साइंस में आप साउंड को चेक कर सकते हो, उसकी कितनी वाइब्रेशंस कितनी है वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब एक विद्यार्थी की तरह हम उसको किसी बंदिश को सीख रहे हैं तो हमसे हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि वहाँ पर एक विशेष प्रकार की कंपन की जाती है जिसको कि मुर्की कहते हैं। और इसमें उस स्वर की, जिस स्वर को आप नोटेशन में देखिए ब्रैकेट्स में उस स्वर को लिखा जाता है, उसमें एक विशेष प्रकार का आवाज़ का हिलना, मैं कहूँ साधारण शब्दों में, जो आगे पीछे के जो उसके स्वर हैं, जैसे मध्यम है तो उससे पहले गंधार भी है, उसके बाद पंचम भी है, तो यानी इन आगे पीछे के स्वरों को कुछ लेते हुए एक विशेष कंपन है जो कि वहाँ पर मुर्की के नाम से आता है। तो उसका जो एक भाव है ग म रे म रे सा, ये जो एक लाग से, नींद से आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हमें थ्रू आउट द नोटेशन, थ्रू आउट द बंदिश हमको इसको करना ही है, इसको हमें गाना ही है, तभी तो उस राग का भाव जो है वो उत्पन्न होगा। नहीं तो हम गा रहे हैं तो बड़ा टेक्निकल सा लगेगा कि हाँ इसको गा रहे हैं। जैसे एक ग्रामर को देखें तो जब हम पोएट्री या किसी काव्य को देखते हैं तो हम उस काव्य का आनंद लेते हैं, हम उसके एकदम ग्रामर पर नहीं चले जाते। इसी प्रकार से जब हम इस बंदिश को कर रहे हैं एक विद्यार्थी के रूप में तो हमें इन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो अब मैं ये आपको बताऊं कि इस बंदिश को जब हम गा रहे हैं तो हम बराबर की 3 ताल में ही आपको बताते हैं, उसमें आलाप किस प्रकार से लिया जाएगा। पहले हम ताल में देखते हो, ताल क्योंकि ये स्लो इसका टेम्पो है, स्पीड स्लो है, बराबर की 3 ताल में धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता बा न म वा। यानी कहाँ से शुरू हुआ? फिर से देखिए, 3 ताल की पहली मात्रा से हम देखते हैं मुखड़ा कौन सी मात्रा से शुरू, 13वीं मात्रा से मुखड़ा शुरू हो रहा है। तो 13वीं मात्रा पर कौन सा बोला था? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता। अब ता से उठाइए, बा न म वा। तो मुखड़ा तो आपको पता चल गया कि 13वीं मात्रा से मुखड़ा उठना है। अब हम छोटे छोटे कुछ आलापों को देखते हैं जिसको कि हम इस बंदिश में, क्योंकि आलाप आप अपने स्वयं बना सकते हैं, आपको मैंने विधि बताई है, ताने भी आप अपनी बना सकते हैं, मैंने विधि बताई है। पर ताल में जब हम उसको करेंगे तो कैसे करेंगे, हम कोशिश करते हैं छोटे छोटे कुछ आलापों को लेके। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता। उठाइए, बा न म वा।
तो मैंने ये छोटे छोटे आलाप आपको उदाहरण के तौर पे बताए ताकि आपको ये पता चल सके कि मुखड़ा कहाँ से उठाना है। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप कोई कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं, कहीं पे किसी कलाकार का आप जो है कार्यक्रम सुनने जाते हैं, या आप आजकल तो यूट्यूब नेट पे सभी चीज़ें अवेलेबल है, आप उसमें देखते तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर आप अक्सर श्रोताओं को देखते होंगे, या जो गायक है या जो संगत कलाकार है वो उस जगह पर उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक झटका सा लगता है, या उनका सिर हिलता है, या तबले पे वो साउंड थोड़ा सा ज़ोर से किसी एक विशेष मात्रा पर बजती है, तो उसको कहते हैं सम, यानी वो पहली ताल की पहली मात्रा होगी जो गायन के साथ जुड़ती है, समान होती है, इसीलिए सम कहलाती है। तो वहाँ पर उसको उस मात्रा का हमें ध्यान रखना है कि हमारा उससे पहले मुखड़ा कितना बड़ा है, 4 मात्रा का है, 2 मात्रा का है या 6 मात्रा का है, उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पर सम आता है, सम के बाद आप थोड़ा सा 1-2 मात्रा तक या 4 मात्रा तक आप बंदिश के बोल को गाइए और उसके बाद आप आलाप लीजिए, जिस प्रकार से उदाहरण मैंने दिए हैं। अब इन्हीं उदाहरणों को कोशिश करते हैं कि उसमें आकार में लेते हैं और फिर किस प्रकार से बोलों को लेते हैं। तो जब आकार में लेते हैं तो आकार में वो आलाप कहलाते हैं, जब उनको बोलों के साथ लेते हैं तो वो बोल आलाप, बोल प्लस आलाप, बोल आलाप कहलाते हैं। तो हम इन दोनों का उदाहरण आपको देते हैं और आपको ये सभी चीज़ें इससे पहले की जितने भी लेक्चर सीरीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप जब गाएंगे तो बहुत ही सुगम और सहज लगेगी आपको। फिर से लेते हैं, आलाप में जो समय वो निकल चुका है, तो हमने अपने आलाप को बढ़ा देना है और आराम से आलाप लेना है क्योंकि ये विलंबित ख्याल है। गायन या वादन करते समय ये मुश्किल होता है कि आप हाथ से मात्रा ताल को दे सकें, और यहाँ तक कि विभाग ताल पे भी आपका ध्यान विभाग ताल दे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि तबले पर धा तिन तिन ता कहाँ आता है, वहाँ से आपने 4 मात्रा गिननी है और मुखड़े को उठाना है इस बंदिश के साथ, धा धिन अब आएगा, देखिए धा तिन तिन ता, उठाइए क्योंकि तिन पर थाप जो है हाथ उल्टा करके जो है वो दिखाया जाता है बाएं पर, तो आप उसका ध्यान रखिए कहाँ पर धा तिन तिन ता आ रहा है, और उसके बाद 4 मात्रा धा तिन तिन ता की काउंट करके आप मुखड़े को उठा सकते हैं।
क्योंकि धा तिन तिनता के बाद 4 मात्रा का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको यदि 1 मात्रा निकल गई तो 3 मात्रा गिनी और मुखड़ा उठाइए। फिर से हम पहले सहज 4 मात्रा के उसमें देखते हैं। धा धिन। अब इसमें हम बोलों को लेते हैं। एक बार धा तिन तिनता चले, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, आलाप को और बढ़ा दीजिए। से तबला अपना चला जा रहा है और आपके आलाप जो है वो बढ़ते चले जाते, चाहे आप मंद्र का आलाप करिए, चाहे मध्य का करिए, चाहे तार का करिए। आलाप लेने के बाद जब मुखड़ा उठाते हैं तो आपने देखा, इससे पहले मैंने उदाहरण दिया, मैंने 3 मात्रा में ही मुखड़ा उठा लिया, तो ये तो आगे की बात है। यदि हमारा स्किप कर जाता है 4 मात्रा का मुखड़ा, हमने 1 मात्रा एक्स्ट्रा ले लिया, तो हम वहाँ पे 3 मात्रा में ही जो है अपने मुखड़े को उठाएंगे। ये टेक, या फिर हम 2 मात्रा निकल के 2 मात्रा में उठाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, धा तिन, 3 से बजाए, तिन ता ता धिन बालम वा। अब 3 मात्रा का देखिए, धा धिन धिन धा। सपोज मेरा निकल गया है धा तिन तिन ता ता बालम वा। यानी उसको टेक्निकली उसको बनाने की कोशिश करिए कि उसको 3 मात्रा में आ जाए, क्योंकि सम तो अपनी ही जगह दिखाना है। जब तक कॉन्फिडेंस ना आए, जब तक कि आपको ये पक्का ना हो जाए कि अब मुझे मुखड़ा उठाना चाहिए, तब तक मुखड़ा नहीं उठाइए। क्योंकि शुरू में आप इस तरह की 2 मात्रा की, 3 मात्रा की, इस तरह की मुखड़े को मत उठाइए। आपको मुखड़ा उठाना है तो पहले पूरा कॉन्फिडेंस से बराबर की मात्रा में, फिर उसको अभ्यास के दौरान आप कर सकते हैं। तो अब एक बार फिर से देखते हैं और आलाप देखिए। बालम वा बालम वा रे अक्षरों को जिसमें कि आ ए ई इस प्रकार से दीर्घ मात्राएं प्रयोग हो रही हैं। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं भी रटा रटाया आलाप नहीं है। मैं आपको उंगलियों पर गिना के सा रे गा मा रे सा इस प्रकार का आलाप नहीं करा रही हूँ। आपको कोशिश ये है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने आलाप बनाइए और मुखड़ा ताल को आप जानिए, ताल पर किस प्रकार से बंदिश चलती है उसको आप जानिए, और एक स्वतंत्र रूप से आपको गाने की आदत जो है समझकर वो शुरू से होनी चाहिए। तो ये जो है ये तो था बंदिश विलंबित का। और आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो जिसका जो साहित्य है इस बंदिश का, वो साहित्य जो है वो कितना छोटा है। बालमवा रे मोरे सदा रंगीले रे। आप देखिए ये इतना छोटा सा बंदिश, जबकि कंपैरेटिवली इसको यदि देखा जाए कि द्रुत की बंदिश जो है वो ज़्यादा अक्षरों की होती है, ज़्यादा उसमें साहित्य होता है। अंतरे में भी साहित्य कम है।
तो विलंबित ख्याल में अक्सर साहित्य जो है वो छोटा होता है, क्योंकि उसको ही फैला फैला के गाया जाता है, उसी पे आलाप और ताने ली जाती हैं। अब तानों की जहाँ तक बात है, मैंने आपको पलटों को बता रखा। अब इसी बंदिश में देखिए किस प्रकार से उस पलटे में से उतना ही पोषण लिया जाता है जितने की आवश्यकता है, और मुखड़ा उठाया जाता है, तो हम उसको तान कहते हैं। और इसकी स्पीड भी इस स्पीड से थोड़ा हटके भी हो सकती है, बराबर की भी हो सकती है। सा ग म प म ग रे सा, सा ग म प ध प म प म ग रे सा, सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, म प म ग रे सा, ये आलाप हो गया। द द सा सा रे रे सा, सा ग ग म म रे रे सा, सा द द सा सा रे रे सा, सा ग ग म प ग ग म म रे सा, बा आ ल म वा। तो आप देखिए सर्कल तो 3 ताल का चल रहा है, मैं अपने स्पीड के हिसाब से जो है तान को बोल रहे। आप बराबर की बोलेंगे तो वो उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितना कि आप थोड़ा सा उसके हट के बोलेंगे, तो आपको उसका आनंद भी आएगा। सा रे गा मा पा मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा पा मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नि सा रे ग रे सा नि धा पा मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा पा मा ग रे सा, बा आ ल म वा। आकार में अब ये स्पीड आपको यदि ज़्यादा लगती है, आप इससे कम स्पीड में आप अपना तान को ले सकते हैं। मैंने उदाहरण बताया है। यदि आप इसको और अधिक जानना चाहेंगे तो आप इससे पहले की जो सीरीज़ थी, जिसमें कि मैंने राग भैरव के बारे में पूरा विस्तार से समझाया है, किस प्रकार से पलटों से अपनी तानों को बनाया जा सकता है, वो बताया। अब वो बताने के बाद किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकली वो कहाँ पर प्रयोग होता है, उसको तबले के साथ विलंबित ख्याल में या द्रुत ख्याल में प्रयोग होता है, वो मैंने आपको आज की इस कड़ी में बताया। आप दोनों को जोड़ते हुए गाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको राग की बंदिश के साथ आलाप और तानों को बरतना आपको आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने राग भैरव की इस बंदिश को सीखा होगा, और साथ ही आलाप और ताने इसमें किस प्रकार से जोड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, उसको भी आप समझ गए होंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, कि आज इनके माध्यम से एक बार फिर से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि अगर आपके कोई भी सुझाव हो या फिर प्रश्न हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, वो आप हमें लिख भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। तो सरिता जी, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, और धन्यवाद देना चाहेंगे गगनजीत कौर जी और लाल बाबू राय जी का। मित्रों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगले महीने, और हम लर्न बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस श्रृंखला के अंतर्गत और कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।